नमस्कार, मैं रमेश परियार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज के इस वीडियो में हम ME 201 डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के यूनिट 1.3 हुक्स लॉ एंड टेंसाइल टेस्ट डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। हुक्स लॉ से पहले हम देखते हैं कि इलास्टिक लिमिट्स क्या होती है। द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप टू एंड विद इन विच द डिफॉर्मेशन डिसअपीयर्स completely upon the removal of the external force। अगर हम किसी बॉडी पर बल लगाएं और बल लगाने के बाद अगर बॉडी पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो जितना मैक्सिमम बल या जितनी मैक्सिमम स्ट्रेस या प्रतिबल हम इस बॉडी पर लगा सकते हैं जिससे कि बॉडी बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, इसे हम इलास्टिक लिमिट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हुक्स लॉ। When a body is loaded within elastic limit, the stress is proportional to the strain developed, or within the elastic limit, the ratio of the stress applied to strain developed is a constant। अगर हम किसी एक बॉडी पर लोड लगाएं या बल अप्लाई करें विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा के भीतर अगर किसी बॉडी पर बल लगाया जाए तो प्रतिबल जो होगा वह वस्तु में या बॉडी में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होगा। इसे हम हुक्स का नियम कहते हैं। हुक्स के नियम को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलास्टिक सीमा के भीतर प्रतिबल तथा स्ट्रेन का अनुपात जो है किसी वस्तु के लिए कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। तो जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया कि हुक्स का लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के समानुपाती होती है। अगर हम स्ट्रेस को सिग्मा से और स्ट्रेन को स्मॉल ई से देखें तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई, और अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, या कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पर जो कैपिटल ई है इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग का प्रत्यास्थ गुणांक। और ये जो ई है इसकी वैल्यू जनरली टेंशन और कंप्रेशन में एक समान होती है। अगर वस्तु पर लगने वाला बल P और एरिया A है तो स्ट्रेस उत्पन्न जो होगी उसे हम लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A, और स्ट्रेन जो होगी वो होगी डेल्टा L अपॉन L, जहाँ पर डेल्टा L जो है जो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन है और L जो है उसकी इनिशियल लेंथ या प्रारंभिक लंबाई है। तो इस तरह से E जो हो जाएगा E इज इक्वल टू PL A इंटू डेल्टा L, या डेल्टा L का जो फॉर्मूला हमारे पास मिलता है वो मिलता है डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE। तो अगर किसी वस्तु पर लगने वाला फोर्स P हो, उसकी लंबाई L हो, उसका अनुप्रस्थ काट A हो, उसका पदार्थ का प्रत्यास्थ गुणांक E हो, तो इस फोर्स P के कारण वस्तु में उत्पन्न जो विकृति है या उसकी लंबाई में जो परिवर्तन है वो हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अगर किसी वस्तु पर हम टेंसाइल फोर्स लगाएं तो उस फोर्स को लगाने पर वस्तु में उत्पन्न स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी प्रतिबल और विकृति के बीच में किस तरह का डायग्राम बनेगा, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता क्या है। इट इज़ ए ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स हाउ ए पार्ट बिहेव्स अंडर एन इंक्रीजिंग लोड। ये जो है एक ग्राफ होता है जो ये दिखाता है
कि कोई वस्तु है वो लोड बढ़ने के साथ किस तरह का व्यवहार करती है। स्टेट स्टैंड डायग्राम इज जनरली एक्सपेरिमेंटल यूजिंग UTM थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ द टेंसाइल टेस्ट यूजिंग फैब्रिकेटेड टेस्ट स्पेसिमेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के लिए हम जनरली जो है एक मशीन काम में लेते हैं जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्ट मशीन। ये जो यूनिवर्सल टेस्ट मशीन है इसमें हम एक स्पेसिफिक स्पेसिमेन काम में लेते हैं। ये जो है ये एक स्पेसिमेन है, एक नमूना है जिस मटेरियल का हमें स्ट्रेट डायग्राम फाइंड आउट करना है, उसको यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद में इस पर इस दोनों डायरेक्शन से इस पर इसको टेंसाइल लोड लगाते हैं। द अप्लाइड लोड एंड डिस्प्लेसमेंट आर मॉनिटर्ड ड्यूरिंग द टेस्ट एंड आर यूज्ड टू कैलकुलेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो यहाँ से हम इस बॉडी को खींचेंगे और जितना लोड है उसका हम मेज़रमेंट करेंगे और लोड लगने से इस लेंथ की जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो हम यहाँ से एक्सटेंसोमीटर से उसको फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद में लोड से हम स्ट्रेस की कैलकुलेट करेंगे, लेंथ में परिवर्तन और ओरिजिनल लेंथ से हम स्ट्रेन में परिवर्तन फाइंड आउट करेंगे और बाद में इन दोनों के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। UTM मशीन जो होती है, आजकल इस टाइप की UTM मशीन भी आती है जिसमें एक कंप्यूटर लगा होता है जो कि ऑटोमेटिक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो है ग्राफ देता है। अगर हम एक UTM मशीन में एक टेस्ट स्पेसिमेन लें, ये टेस्ट स्पेसिमेन लें और इसको अगर हम UTM मशीन में लगाएं, दोनों साइड से इस पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं और इसकी जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है जिसमें हमें परिवर्तन फाइंड आउट करना है, उसको हम गेज लेंथ कहते हैं। तो इस अप्लाइड स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पर जो है हम स्ट्रेन को लेते हैं और वाई एक्सिस पर स्ट्रेस को लेते हैं। तो जब हम इसमें ग्राफ खींचते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का ये ग्राफ दिखाई देता है। इस ग्राफ में अब अलग अलग पॉइंट हम मार्क करते हैं A B C D। अब ये जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट की एक सिग्निफिकेंस है। देखते हैं कि पॉइंट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, इस डायग्राम में ये पॉइंट नंबर ए को हम देखते हैं। ये पॉइंट ए जो है इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। ये पॉइंट ए एक प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट है। इट इज़ द पॉइंट वेयर लीनियर नेचर ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रेन ग्राफ सीजेस। मीन्स पॉइंट ए को हम प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। पॉइंट ए तक जो है पदार्थ या बॉडी जो है वो हुक्स के लॉ को ओबे करते हैं। मीन्स हुक्स के लॉ के अनुसार यहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है एक दूसरे की प्रोपोर्शनल होती है और पॉइंट ए तक जो ग्राफ आएगा, ये जो ग्राफ है पॉइंट ए तक, ये लीनियर ग्राफ होगा। इसके बाद वाला पॉइंट होता है पॉइंट बी। पॉइंट बी जो है वो इलास्टिक लिमिट होती है। मीन्स पॉइंट बी तक जो है, पॉइंट बी तक अगर हम फोर्स को हटा ले तो वस्तु जो होगी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो बी को हम इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। इट इज़ द लिमिटिंग पॉइंट फॉर द कंडीशन दैट मटेरियल बिहेव इलास्टिकली बट हुक्स लॉ डज नॉट अप्लाई। यहाँ तक हुक्स के लॉ के नियम की पालना नहीं होगी लेकिन बॉडी इलास्टिक रहेगी। फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पज इट कैन बी ऑफन एज्यूम दैट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इलास्टिक लिमिट आर सेम। कई बार हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों जो है इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट सेम है। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट देयर विल बी सम परमानेंट डिफॉर्मेशन और परमानेंट सेट व्हेन लोड इज रिमूव्ड। अगर हम पॉइंट बी से आगे जाते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी से जाए, पॉइंट बी के बाद में जो है बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा और इसको हम बोलेंगे प्लास्टिक स्टेज। मीन्स पॉइंट बी के आगे अगर हम लोड को हटा देंगे तो बॉडी जो है अपनी अब
प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी, बॉडी में अब परमानेंट विकृति आ जाएगी। पॉइंट सी को हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, पॉइंट डी को बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। These are the points after which strain increases without corresponding high increase in the load or stress। यहाँ पॉइंट सी और डी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है स्ट्रेन में बहुत चेंजेस हो रहा है। स्ट्रेन जो है वो बहुत चेंजेस हो रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में स्ट्रेस में है वो चेंज है वो कम हो रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है कि स्ट्रेन में ज़्यादा परिवर्तन लेकिन स्ट्रेस में कंपैरेटिवली कम परिवर्तन, इस कंडीशन को हम बोलते हैं यील्डिंग। तो ये पॉइंट सी ऑनवर्ड्स जो है इसको हम बोलेंगे यील्डिंग। अगर हम आगे भी इसी तरह से स्ट्रेस को बढ़ाते जाएं तो एक कंडीशन पर एक पॉइंट ई आ जाएगा। ये पॉइंट ई, दिस इज़ कॉल्ड अल्टीमेट और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट। यहाँ पॉइंट ई पर जो होगा वो जो है स्ट्रेस होगी वो अधिकतम होगी और इसे हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। यहाँ पर जो है पॉइंट ई ऑनवर्ड्स जो है नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेकिंग का मतलब जो है जैसे बॉडी जो फ्रैक्चर होगी वो अब बॉडी की फॉर्म है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। यहाँ का ये जो पोर्शन है वो बॉडी का एक छोटा सा हो जाएगा, एक नेक की फॉर्म में, एक गर्दन की फॉर्म में हो जाएगा और उसके बाद में और बॉडी पर स्ट्रेस को हम बढ़ाते जाएं, लोड को हम बढ़ाते जाएं तो एक कंडीशन आएगी जहाँ बॉडी जो है टूट जाएगी। यहाँ से बॉडी फाइनली फिर ऐसे टूट जाएगी और इसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो हम लोड को बढ़ाते जाएं तो ये बॉडी यहाँ से फिर फाइनली ब्रेकअप हो जाएगी और बॉडी है वो टूट जाएगी। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो पॉइंट ई जो होगा वो अल्टीमेट पॉइंट होगा जहाँ स्ट्रेस जो है मैक्सिमम होगी, इसके बाद में स्ट्रेस घटेगी और नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेकिंग मतलब जो है बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ से धीरे धीरे जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कम होना शुरू हो जाएगा और फाइनली जो है बॉडी यहाँ पर टूट जाएगी, जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्चर या रप्चर। नाउ यील्ड स्ट्रेंथ। अभी हमने देखा कि पॉइंट सी के ऑनवर्ड्स जो है बॉडी की यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमें अगर ये फाइंड आउट करना है कि हमारी जो यील्डिंग स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रा ए लाइन पैरेलल टू द इनिशियल लाइन पोर्शन एंड वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द कर्व इज द यील्ड पॉइंट, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज यील्ड स्ट्रेंथ। हम क्या कर सकते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं जो कि प्रोपोर्शनल लिमिट वाली पॉइंट मीन्स पॉइंट अप टू लाइन पॉइंट ए तक जो लाइन थी, प्रोपोर्शनल लिमिट वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो कि गेज लेंथ के यहाँ पर 0.2% पॉइंट पर लेते हैं। गेज लेंथ के 0.02% लेंथ तक के पॉइंट से इस प्रोपोर्शनल लिमिट वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ये इस ग्राफ को जहाँ पर काटेगी उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेच होगी उसे हम बोलेंगे यील्ड स्ट्रेंथ। To calculate the engineering stress, the applied load is divided by original area of the cross section. However, the true stress will be equal to the load divided by the new deformed area. ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है इसमें हमने स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए जो एरिया हमने काम में लिया वो हमने ओरिजिनल काम में लिया। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे बॉडी पर हम जैसे ये एक बॉडी इनिशियल है, अब जैसे जैसे इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसका जो एरिया होगा वो धीरे धीरे ऐसे कम होता जाएगा। तो ये जो एरिया है यहाँ पर ऐसे कम होगा। तो अगर हम इसका एक्चुअल एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया कम होगा तो स्ट्रेस है वो ज़्यादा होगी। मीन्स अगर हम एक्चुअल एरिया कर लें तो इसकी जो ट्रू स्ट्रेस होगी वो इसकी जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो कि ओरिजिनल एरिया को कैलकुलेट करके ली उससे ज़्यादा होगी। तो इस ट्रू स्ट्रेस को लेकर अगर हम ग्राफ खींचें
तो ये अपना ग्राफ है वो ऐसा आएगा। तो यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है ये ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और ये जो फर्म लाइन है ये, इसमें हमने स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए जो बार का इनिशियल एरिया है वो उसको हमने लिया है। तो जैसा डायग्राम में दिख रहा है, बी तक को हम बोलते हैं इलास्टिक जोन, बी ऑनवर्ड्स जो है प्लास्टिक जोन हो जाएगा, और बाद में जो है अल्टीमेट फ्रैक्चर है वो पॉइंट एफ पर अल्टीमेट फ्रैक्चर हो जाएगा। अब देखते हैं कि स्ट्रेन हार्डनिंग या विकृत दृढ़ता या विकृत हार्डनेस जो है वो क्या होती है। अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखें तो इसे हम जैसे हमने देखा इसके दो भाग हो सकते हैं कि इलास्टिक देन आफ्टर इलास्टिक हो जो है वो भाग होगा प्लास्टिक होगा, और अल्टीमेट के बाद में नेकिंग होगा। इसकी तरह से हम इसके कुछ और पार्ट कर सकते हैं। पहला इलास्टिक, बाद में इस पॉइंट सी पर यील्डिंग शुरू हो जाती है तो पॉइंट यील्डिंग, अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद में नेकिंग शुरू हो जाती है तो ये नेकिंग। अगर हम यहाँ से देखें इस पॉइंट से जो है स्ट्रेन भी बढ़ रही है और स्ट्रेस भी बढ़ रही है, तो बिटवीन दिस पॉइंट स्ट्रेन भी बढ़ रही है और स्ट्रेस भी बढ़ रही है। तो ये पॉइंट जहाँ पर हमने मटेरियल को खींचने से उसकी जो स्ट्रेस है वो बढ़ गई, तो इस एरिया को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। और ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि इस पर हम स्ट्रेन लगाने से बॉडी की स्ट्रेंथ में इंक्रीज हो गई, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के समय के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टफनेस के बारे में। टफनेस जो होती है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम टफनेस कहते हैं। इट इज़ द एनर्जी टू ब्रेक ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें तो उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर का जो एरिया होगा उसे हम बोलेंगे टफनेस। जैसे यहाँ पर ये ग्रीन एरिया दिखाया गया है फॉर मेटल, ये मेटल के लिए एरिया ऐसा होगा, तो हम इसके एरिया के अंडर का जो पार्ट होगा, जो ग्रीन पार्ट है वो, ये जो ग्रीन पार्ट है ये मटेरियल की टफनेस को इंडिकेट करेगा। इसी तरह से पॉलीमर्स के लिए जो स्ट्रेन कर्व है वो ऐसा होगा, और इसके नीचे का ये जो पिंक एरिया है वो इसकी टफनेस होगी। इसी तरह सेरेमिक के लिए जो स्ट्रेन के अंडर का एरिया है वो ऐसे ब्लू लाइन होगा। मीन्स पॉलीमर्स और सेरेमिक की जो टफनेस है वो मेटल्स की टफनेस के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि मेटल्स में स्ट्रेन का एरिया ज़्यादा होता है इसलिए इनकी टफनेस ज़्यादा होती है, जबकि सेरेमिक्स और पॉलीमर्स में स्ट्रेन कर्व का एरिया कम होता है इसलिए इनकी टफनेस है वो कम होती है। अभी तक हमने जो स्ट्रेन कर्व देखा उसमें हमने जो स्पेसिमेन हमने काम में लिया वो माइल्ड स्टील था, जो कि एक डक्टाइल मटेरियल है। तो ये जो डायग्राम है इसमें अगर हम डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेन कर्व खींचें तो ये आता है। लेकिन अगर हम ब्रिटल मटेरियल लें तो उसके लिए स्ट्रेन कर्व है वो अलग आएगा। द स्ट्रेन डायग्राम डिफर इन फॉर्म फॉर वारियस मेटल। अलग अलग मटेरियल के लिए स्ट्रेन कर्व है वो अलग अलग होता है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज डक्टाइल एंड ब्रिटल। हमें पता है कि इंजीनियरिंग मटेरियल डक्टाइल भी हो सकते हैं और ब्रिटल भी। ये डक्टाइल मटेरियल इज़ one having relatively large tensile strength up to the point of rupture like structural steel और एल्यूमिनियम। तो जो डक्टाइल मटेरियल है जैसा अभी हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, उसका जो है जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा, और उसमें जो है फ्रैक्चर से पहले जो है यहाँ पर ये जो प्लास्टिक जोन आएगा।
लेकिन अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल हैज़ रिलेटिवली स्मॉल स्ट्रेन अप टू द पॉइंट ऑफ रप्चर लाइक कास्ट आयरन और कंक्रीट। अगर कास्ट आयरन और कंक्रीट है तो इनमें अगर स्ट्रेन डायग्राम खींचे तो ये जो है इनका डायग्राम कुछ ये ऐसा आएगा जैसा ब्लू एरिया दिखाया गया है। तो इसमें जो है इसमें इलास्टिक लिमिट के बाद में सीधा जो है जो मटेरियल है वो ब्रेक हो जाएगा। मीन्स मटेरियल में जो है कोई प्लास्टिक स्टेज नहीं होती, मटेरियल में सीधे इलास्टिक लिमिट के बाद में सीधा जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा। तो इस तरह के ये जो मटेरियल है कास्ट आयरन या कंक्रीट, जिन्हें हम ब्रिटल मटेरियल या भंगूर मटेरियल कहते हैं, तो इसमें कोई प्लास्टिक स्टेज नहीं होगी और इसमें सीधा फ्रैक्चर होगा। थैंक्स।